हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जी हाँ, आज हम पढ़ रहे हैं आपकी क्लास 8 हिंदी व्याकरण का पाठ 2 हिंदी वर्ण व्यवस्था। वास्तव में वर्ण व्यवस्था क्या है, हम इस पाठ में यह देखेंगे। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है, ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। और विभिन्न वर्णों के संयोग से शब्द बनते हैं। वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। और हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है स्वर और दूसरा भाग है व्यंजन। ये आप सभी जानते हैं। तो जो स्वर होते हैं वो स्वर वायु बिना किसी अवरोध के मुंह से निकालती है। मतलब इसके लिए कोई भी स्टॉपेज नहीं लगता है और आप आसानी से उनको बिना किसी रुकावट के बोल सकते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। तो ये स्वर हैं। और अम और आहा को भी हम स्वर की कैटेगरी में ले लेते हैं। अम और आहा को हम आयोगवाह कहते हैं। अम शब्द का जो उच्चारण होता है अनुस्वार कहता है और आहा को हम विसर्ग कहते हैं। अम को हम अनुस्वार कहते हैं और आहा को हम विसर्ग कहते हैं। अनुस्वार का उच्चारण उस वर्ग के 5वें अक्षर से माना जाता है जिसे पहले वह बोला जाता है। जैसे कंधा, घा, कंघा, चंचल। तो या, रा, ला व शा से पहले का उच्चारण ना किया जाता है। जैसे संताप, संशय। वा से पहले इसका उच्चारण मां होता है। जैसे संवत, संवाद आदि। और अम की बिंदी और विसर्ग यानी आहा 2 बिंदी का प्रयोग मूलतः संस्कृत में किया जाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं व्यंजनों की। तो व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में मुंह के विभिन्न भागों में घर्षण होता है और घर्षण के बाद वह ध्वनि निकलती है। व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता। अतः व्यंजनों का उच्चारण हम जो करते हैं वो संभव नहीं है। जैसे अ, का, आ, का, ई, की, ऊ, के, कई, को, कऊ, कम, कहा। मतलब हम ये देखते हैं कि जब आधा अक्षर और एक आधा अक्षर, एक आधा व्यंजन और एक स्वर मिलाते हैं तब हमें एक पूरा व्यंजन प्राप्त होता है। जैसे क और अ से क, म और अ से म। अब हम बात करते हैं कि स्वरों और व्यंजनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। तो स्वरों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया है। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर और उच्चारण करने में मुख के आकार के आधार पर। मतलब एक तो उच्चारण करते समय जो समय लग रहा है उसको आधार माना जाता है और दूसरा मुंह का आधार। ठीक है, तो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर पुनः इन्हें 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। अभी हम देख रहे थे कि स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं। चलिए अब हम इसी चीज़ को स्वरों और व्यंजनों का वर्गीकरण किस प्रकार से करते हैं उसको एक फ्लो चार्ट के माध्यम से, रेखा चित्र के माध्यम से देखने की कोशिश करेंगे। हम जैसा कि पहले पढ़ चुके हैं कि हमारे पास वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर और एक
व्यंजन। स्वरों को पुनः दो भागों में बांटा जाता है। स्वरों को पुनः दो भागों में बांटा गया है। उच्चारण के में लगने वाले समय के आधार पर और उच्चारण करने में मुख के आकार के आधार पर। तो उच्चारण करने में लगने वाले समय के आधार पर अगर हम देखें तो स्वरों को पुनः दो भागों में बांटा गया है, हाश्व स्वर और दीर्घ स्वर। हाश्व स्वर वे स्वर कहलाते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, जैसे अ, ई, उ, र। दीर्घ स्वर वे स्वर कहलाते हैं जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ, औ। तो ये हाश्व और दीर्घ स्वर कहलाते हैं। पुनः यदि हम बात करें कि मुख के आकार के आधार पर उच्चारण करते समय जो मुख का आकार है उसके आधार पर हम स्वरों का वर्गीकरण करें तो हम पुनः इसे दो भागों में बांटते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, वृत्ताकार स्वर और आवृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार स्वर कैसे होते हैंगे? वे स्वर जिनके उच्चारण में होंठ जो है या गाल वृत्ताकार हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं, उन्हें वृत्ताकार स्वर कहते हैं, जैसे उ, ओ, औ। आवृत्ताकार स्वर वे स्वर कहलाते हैं जिनमें होंठ गोल नहीं होते हैं, उन्हें आवृत्ताकार स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, ए आदि। तो इस प्रकार से हमने देखा कि स्वर दो भागों में बांटे गए हैं। पहले भाग को पुनः दो भागों में बांटा गया है और दूसरे भाग को भी पुनः दो भागों में बांटा गया है। आपकी क्लास में इस फ्लो चार्ट को मैं एक PDF फॉर्मेट में अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोगों को पढ़ने और समझने में कोई परेशानी ना हो। इसके बाद दूसरा प्रकार है वह है व्यंजन। व्यंजन को भी हम दो भागों में बांटते हैं। पहला उच्चारण के स्थान के आधार पर और दूसरा उच्चारण के प्रयत्न के आधार पर। उच्चारण का स्थान किस प्रकार का होता है? जैसे कंठव्य जो कंठ से बोले जाते हैं, कंठ यानी गला, जिनमें क, ख, ग, घ, अंग, ह ये शब्द आते हैं। दूसरे होते हैं तालु जो तालु से बोले जाते हैं, च, छ, ज, झ, इया, य और श। तीसरे होते हैं मूर्धा, वे शब्द ट, ठ, ड, ध, ड, ढ, र और श। दंत, जहाँ पर दांतों का प्रयोग किया जाता है वे दंत शब्द कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं, जैसे ट, थ, द, ध। इनमें हम बोलते समय दांत हमारे उड़ चलते हैं, दांत एक्शन में आते हैं, इसीलिए इन्हें दंतव्य कहा जाता है। इसके बाद में है वत्सर्य, जिनमें न, श, ज और ला है। ओष्ठ, जिनमें ओठ का प्रयोग होता है, जैसे प, फ, ब, भ, म आदि। इसके बाद में है दंतोष्ठ, जिनमें दांत और ओठ दोनों का प्रयोग किया जाता है, व, फ। आठवें हैं नासिक्य, जिनका उच्चारण नाक से होता है, ड, इया, अणा, न, म आदि। मतलब कंठ से बोले जाने वाले, तालु से बोले जाने वाले, मूर्धा के दांत के कारण उत्पन्न होने वाले। इस तरह से प्रयत्न, जितना भी हम प्रयत्न करते हैं उसके आधार पर हम
इनको बांटते हैं। इसी में दूसरा है उच्चारण के प्रयत्न के आधार पर। ये तो होगा स्थान के आधार पर। अब प्रयत्न के आधार पर पुनः इनको 3 भागों में बांटा गया है। उच्चारण करते समय श्वास की मात्रा के आधार पर, स्वर तंत्री में श्वास के कंपन के आधार पर और जीवा द्वारा श्वास के अवरोध के आधार पर। अर्थात उच्चारण करते समय श्वास की मात्रा, हम कितना सांस ले रहे हैं, उस मात्रा में कम और ज़्यादा को हम बांटते हैं। जैसे अल्प प्राण व्यंजन, जहाँ पे कम सांस का उपयोग होता है, कम हवा का प्रयोग किया जाता है, उसको हम अल्प प्राण व्यंजन कह देते हैं। और जहाँ पर ज़्यादा श्वास की आवश्यकता होती है उसे हम महाप्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे ख, घ, छ, झ, ठ, ध, भ, ये महाप्राण है जिसमें ज़्यादा श्वास हवा की जरूरत होती है। क, ख, च, छ, ट, थ, द, थ, प, ब, ये कम हवा की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हम इन्हें अल्प प्राण और महाप्राण 2 भागों में बांटते हैं। इसके बाद में स्वर तंत्री। स्वर तंत्री यानी हमारा जो विंड पाइप गले में होता है, में श्वास के कंपन, जो गले में कितना कंपन हो रहा है उसके आधार पर हम इसको पुनः 2 भागों में बांटते हैं, अघोष और सघोष। अघोष का अर्थ होता है जहाँ पर स्वर तंत्री में कंपन नहीं होता है। यदि आप अपने गले में हाथ रखेंगे, गले के पास जो उठी हुई जगह है, और उसके बाद आप बोलेंगे तो आपको क, च, ट, प, त, प, ख ऐसे शब्दों को बोलते समय वाइब्रेशन नहीं देखने को मिलेगा। वहीं पर यदि जब आप सघोषित शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे ग, घ, ड, ज, झ, तो आपको वाइब्रेशन दिखाई देगा। तीसरा प्रकार है जिह्वा के द्वारा श्वास में अवरोध का कारण, मतलब जब हमारी जीभ के कारण कोई शब्द हवा रुकती है, उससे जो उच्चारण होता है उसे हम इस कैटेगरी में रखते हैं। यानी कि इसको पुनः 3 भागों में बांटा गया है। स्पर्शी, स्पर्श, संघर्षी, संघर्षी और अंतस्थ। स्पर्शी यानी वो जहाँ पर जीभ सांस में टकराती है। संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, जहाँ पर जीभ टकराते समय टकराती है और निकल जाती है। संघर्षी जहाँ पर अधिक संघर्ष करके आवाज को निकाला जाता है। और अंतःस्थ यानी अंदर से निकलने वाली व्यंजनों का, जैसे अब हम हिंदी के कुछ विशेष व्यंजनों की बात करते हैं। आप चाहें तो इस टेबल को मैं जूम करके आपके पास दिखा रहा हूँ और इसको आप अपने पास कॉपी में बना लेंगे। ये आगे की परीक्षाओं के लिए भी आपको बहुत काम आती है, इसलिए आपको इसको अच्छे से बना लेना है। इसके बाद हम बात करेंगे, वह है व्यंजन गुच्छ, यानी 2 व्यंजनों के संयोग से व्यंजन गुच्छ बनता है। व्यंजन गुच्छ 2 प्रकार के होते हैं, एक संयुक्त व्यंजन और एक द्वितत्व व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों के 2 भिन्न व्यंजन संयोग होते हैं, जैसे क और श मिलकर के छ बनते हैं, ज और इया बन के ज्ञा बनते हैं, ता और रा बन के त्रा बनते हैं, श और र बन के श्रा बनते हैं। आपने देखा होगा ये हमारे स्वर व्यंजनों की श्रेणी में नहीं आते हैं। ये 2 व्यंजनों के निर्माण से, संयोग से बनते हैं। क और श से छ बनता है, ज
और इया से ज्ञा बनता है, त और र से त्र बनता है, श और र से श्र बनता है। संयुक्त व्यंजनों में कुछ और उदाहरण है, जैसे म, क और ख, कख, द और ध, दध, द और य, दे, ट और ठ, टठ, च और छ, छ, त और थ, थ, ख्या, दम, श्या। इस तरह से ये संयुक्त व्यंजनों के उदाहरण हैं। और दावित्व व्यंजन दो समान व्यंजनों के संयोग से बनते हैं, जैसे आधा माँ और पूरा माँ मिला के मम। सम्मान, कच्चा, उज्जयिनी, अड्डा, पक्का। इस तरह से हम दो समान व्यंजनों को मिलाकर द्वित्व व्यंजन गुच्छ बनाते हैं। यह थे हमारे पाठ। अब हम आ जाते हैं इसकी एक्सरसाइज में। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। क्या यह सार्थक है? हाँ, यह सार्थक इकाई है। स्वर और व्यंजन में क्या अंतर होता है? अभी हमने आपको बताया। स्वरों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? प्रत्येक के भेद लिखिए। आपने यह भी अभी चार्ट में देखा। व्यंजनों के वर्गीकरण का क्या आधार है? ये भी हमने आपको चार्ट पर दिखाया कि उच्चारण के स्थान के आधार पर और उच्चारण के प्रयत्न के आधार पर। नासिक्य व्यंजनों के उदाहरण दीजिए जो नाक से बोले जाते हैं। तो मैंने अभी आपको नासिक्य व्यंजनों के बारे में बताया, जैसे न, म, अण, इया आदि। अब इसके बाद में है अंतर स्पष्ट कीजिए। हार्श स्वर तथा दीर्घ स्वर, अल्प प्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन, अघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन तथा संघर्षी व्यंजन। तो अभी मैंने आपको इन सब चीज़ों को समझाया है, उसी के आधार पर आप इसको कर सकते हैं। और PDF फाइल भेजने पर आप उस PDF फाइल की सहायता से भी इन प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिख पाएंगे। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको यहाँ पर दिए गए हैं, जिनके सही उत्तर उनके सामने राइट के निशान लगे हुए हैं, जिनको कि आप देखकर समझकर अपने पाठ्य पुस्तक में से कॉपी में लिख सकते हैं। तो ये थे आज की हमारी हिंदी व्याकरण की क्लास, जिसमें आपने व्यंजन, वर्ण व्यवस्था को देखा। अब अगली क्लास, और आप बच्चों को एक बार मैं ये फिर से कहना चाहता हूँ कि कृपया आप लोग एक वीडियो को 2 से 3 बार देखें, जिससे आपको सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जैसे ही मैं आपकी हिंदी व्याकरण या इंग्लिश व्याकरण का कोई भी चैप्टर आप लोगों को अपलोड करूं, तो आप लोगों को देखने में समझने में आसानी हो। तब तक आप बच्चे अपना ध्यान रखेंगे, घर पर रह के वीडियोस के माध्यम से पढ़ाई करेंगे, और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट दे करके मुझे बता सकते हैं। अच्छा लग रहा है यदि आपको वीडियो, तो भी आप कहेंगे कि सर बहुत अच्छा लग रहा है, हमें ऐसे ही वीडियो बना के दें। तब तक बच्चे अपना ध्यान रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें।